अहमदाबाद विमान हादसे ने हवाई यात्रा करने वालों के भीतर एक डर भर दिया है। इस हादसे ने उन लोगों के सपनों को भी उड़ने से पहले तोड़ दिया जिनका सपना कम से कम एक बार हवाई जहाज में यात्रा करने का है। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर 787B के 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते समय क्रैश हो जाने के बाद पिछले 6 दिनों में एयर इंडिया की 83 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। कई विमानों में तकनीकी खराबी के चलते फ्लाइट कैंसिल की गई। इन 83 फ्लाइट में 66 बोइंग ड्रीमलाइनर 787 विमान हैं। फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को भारी असुविधा और नुकसान हो रहा है। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। अब तक 24 ड्रीमलाइनर की जांच हो चुकी है। उधर एयरपोर्ट का मानक स्तर पर न होना भी एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। एयरपोर्ट पर मानक नियमों का पालन न करना यात्रियों की जान से सीधे खिलवाड़। अहमदाबाद विमान हादसा, सवालों में एयर इंडिया। 6 दिन में 83 फ्लाइट रद्द, यात्रियों के लिए समस्या विकट। बोइंग में तकनीकी समस्या, जांच में डीजीसीए जुटा। हवाई यात्रा का सपना एयर इंडिया ने तोड़ दिया। सपनों के सौदागर। अहमदाबाद प्लेन हादसे ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के सपनों को राख कर दिया। अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में सिर्फ विमान में सवार यात्रियों के ही सपने नहीं जले, सपने जले उनके परिवार वालों के भी। सपने जले उन लाखों, करोड़ों आम लोगों के भी जो हवाई यात्रा का सपना रखते हैं। सपने जले उन डॉक्टर्स के भी जो विमान हादसे में मारे गए। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद भी लोग विमान यात्रा कर रहे हैं, अपनी जरूरतों, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, अपनों के लिए, लेकिन भगवान का नाम जपते हुए, ईश्वर से कामना करते हुए कि अहमदाबाद जैसा हादसा उनके साथ न हो। हर आदमी का सपना होता है कि कम से कम एक बार ही सही विमान में जरूर बैठे, बादलों को महसूस करे, बादलों के पार आसमान से अपनी धरती को देखे। लेकिन एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर क्रैश ने आम लोगों के सपनों को तोड़ दिया। शौक के लिए अब लोग हवाई यात्रा करने से डरने लगे हैं, अपने सपनों को अपने दिल और दिमाग से निकालने लगे हैं। अब हवाई सफर पर वो लोग ही जा रहे हैं जिन्हें जरूरत है। लेकिन अहमदाबाद हादसे के बाद रोजाना कैंसिल हो रही फ्लाइट्स के चलते यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। उनके जरूरी काम पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनसे उन्हें भारी नुकसान भी हो रहा है। एयर इंडिया की 6 दिनों में 83 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। इनमें 66 फ्लाइट बोइंग ड्रीमलाइनर की भी शामिल है। सुरक्षा कारणों से रद्द की गई उड़ानें। डीजीसीए कर रहा एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर की जांच। एयर इंडिया के बेड़े में 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 हैं। 24 ड्रीमलाइनर की जांच पूरी हो चुकी है, सभी सुरक्षित पाए गए हैं। फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में विमान सवार 242 में से 241 यात्री की मौत हो गई। इस घटना ने देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी के बाद बोइंग ड्रीमलाइनर की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आए दिन एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते कई फ्लाइट को वापस लौटना पड़ा है। उधर डीजीसीए एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर की जांच कर रहा है। इस वक्त हम नई दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास मौजूद हैं। जिस तरीके से 12 जून को बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर क्षतिग्रस्त हुआ था और जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद से तकरीबन 12 जून से 17 जून के बीच 83 जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है, जिसमें से 66 जो फ्लाइट है 787 बोइंग जो एयर इंडिया की वो फ्लाइट है। हालांकि एयर इंडिया ने इस पूरे मामले में ये बताया है कि सुरक्षा की को लेकर ऐसी कोई बात नहीं है और पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। मैं इस वक्त मेहरम नगर के पास हूं और ज़्यादातर जो डीजीसीए के एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जिस तरीके से अहमदाबाद में 12 जून को जो एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जो क्षतिग्रस्त हुआ,
डीजीसीए ने ये माना है कि ज़्यादातर जो एयरपोर्ट है वो रिहायशी इलाकों के पास है, जो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर एक बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि मैं मेहरम नगर में हूँ इस वक्त, जो दिल्ली के डोमेस्टिक एयरपोर्ट के पास है, और यहाँ एयरपोर्ट के पास जिस तरीके से रिहायशी इलाका और ऐसे को लेकर डीजीसीए की माने तो जानकारों के मुताबिक डीजीसीए ने एक अपनी रिपोर्ट में ये माना है कि अहमदाबाद में जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई, एयरपोर्ट के पास ही रिहायशी इलाका था, कई ऐसे मकानें बनी हुई थी जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ और कई लोगों की जान गई। तो इसको लेकर जो है ये माना जा रहा है कि 83 फ्लाइटें कहीं ना कहीं इस वक्त इफेक्टेड हुआ है 12 से लेकर 17 जून के बीच, लेकिन जिसमें से अकेला 66 जो फ्लाइटें रद्द हुई हैं वो बोइंग 787 की है। अब जिस तरीके से पूरा ये हादसा हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं डीजीसीए इस पूरे मामले को लेकर सख्त है। डीजीसीए की रिपोर्ट में एयर इंडिया के 33 बोइंग ड्रीमलाइनर 787, 8 और 9 में से 24 प्लेन को क्लीन चिट दी गई है, यानी पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिहाज से 24 प्लेन सुरक्षित हैं। अगर ऐसा है तो फिर पिछले 3-4 दिनों में उड़ते विमान में तकनीकी समस्या क्यों आई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये भी सच है कि एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री अपने गंतव्य स्थानों तक नहीं जा पा रहे हैं। समय पर नहीं पहुंचने से यात्रियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को एयरपोर्ट के करीब मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल में जा घुसी थी। इस हादसे के बाद एक बार फिर एयरपोर्ट की बुनियादी सुरक्षा मानकों पर सवाल उठ रहे हैं। ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या आबादी वाला इलाका यानी रिहायशी इमारतें नहीं होनी चाहिए, जबकि अहमदाबाद एयरपोर्ट इन मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश की जो दुर्घटना जो हुई, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे अहमदाबाद ये एयरपोर्ट है। अहमदाबाद एयरपोर्ट जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद शहर के बीचों बीच जो है वो बना हुआ है। तकरीबन 1991 से इस एयरपोर्ट पर जो है वो इंटरनेशनल जो उड़ान है वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसकी स्थापना जो है वो 1937 में इस एयरपोर्ट की जो स्थापना है वो जो है वो की गई थी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो जब 1937 में जब इस एयरपोर्ट की जब स्थापना की गई थी, उस वक्त ये अहमदाबाद से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट जो था वो बना हुआ था। लेकिन फिलहाल अगर बात करें, ये एयरपोर्ट जो है वो भी फिलहाल चारों तरफ घनी आबादी वाले इलाके से गिरा हुआ है। चाहे एक तरफ अगर बात करें जहां पर जो फ्लाइट जो है वो लैंडिंग, जो मैक्सिमम जो फ्लाइट लैंडिंग होती है वो इलाका जो अगर बात करें तो वो नोबल नगर जो कोतरपुर अप्रोच है, वहां पर ये फ्लाइट जो है वो लैंडिंग होती है मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो टेक ऑफ जो मैक्सिमम जो फ्लाइट होती है वो इसके एयरपोर्ट के पीछे का जो इलाका है एयरपोर्ट का, जो कि मेघानी नगर आईजीपी कंपाउंड के ऊपर से होते हुए गुजरती है, जहां से 12 जून को जो फ्लाइट जो यहाँ से निकली थी दोपहर को 1:38 को, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी, और यहीं से एयरपोर्ट के पीछे की तरफ से ही जो बाउंड्री वॉल थी उससे टकराने की वजह से ये प्लेन जो दुर्घटना है वो हुई। और उसमें नीचे की तरफ भी जो बीजे मेडिकल परिसर का जो अतुल्य नाम का जो रेसिडेंस जो इलाका था वहां पर गिरी, और बहुत सारे लोगों ने भी इसमें जो है वो अपनी जान गंवाई। अगर मानकों के अनुसार एयरपोर्ट के आसपास आबादी वाले इलाके नहीं होते तो इतनी जानें नहीं जाती। आमतौर पर रनवे की लंबाई के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास 500 मीटर के बाद रिहायशी इलाकों को बसाने और इमारत की ऊंचाई सीमित रखने का फैसला लिया जाता है। आमतौर पर एयरपोर्ट के 500 मीटर इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का निर्माण प्रतिबंधित है। अहमदाबाद हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट पर विमान के परिचालन को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद अब पूरे देश में एयरपोर्ट्स को लेकर सुरक्षा बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। और साल 2000 में, यानी आज से ठीक 25 साल पहले, पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले एयर इंडिया का ही एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है।
जिसके बाद अब देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, पटना जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, ट्रैफिक एसपी से लेकर पटना एसएसपी तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अब सबसे बड़ी बात है कि पटना एयरपोर्ट क्यों खतरनाक है ये भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो अन्य एयरपोर्ट्स की अगर बात करें और उनसे पटना एयरपोर्ट की अगर तुलना करें तो यहाँ का जो रनवे है उसकी लंबाई बेहद कम है और इसी वजह से यहाँ पर चाहे टेक ऑफ की बात हो या फिर लैंडिंग की बात हो, यहाँ पर दोनों काफी असुरक्षित माने जाते हैं। कई बार हादसे होते होते बचे हैं और यही कारण है कि पटना एयरपोर्ट पर चाहे वो टेक ऑफ की जिम्मेदारी हो या फिर लैंडिंग की जिम्मेदारी हो, काफी एक्सपर्ट पायलट्स को ये जिम्मेदारी दी जाती है। चुनौती क्या है? क्योंकि अगर पश्चिम हिस्से की बात करें तो पश्चिम हिस्से में रनवे की लंबाई जितनी होनी चाहिए वो नहीं है और उसके पीछे की वजह है कि वहां पर कई सारी बिल्डिंग्स हैं, रोड है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट और जो ये रनवे है उसकी लंबाई नहीं बढ़ाई जा सकती। हालांकि अब इस पर विचार हो रहा है कि रोड को बंद करके जो ये रनवे है उसकी लंबाई बढ़ाई जाए। भारत में आबादी ज्यादा होने से एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों के बीच की दूरी मानक स्तर पर नहीं उतरती, जबकि अमेरिका में एयरपोर्ट से रिहायशी इलाके की दूरी काफी ज्यादा होती है। अमेरिका के लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 26 किलोमीटर है, जबकि जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 24 किलोमीटर है। इसी तरह शिकागो ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शहर की दूरी 27 किलोमीटर है। मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी शहर की दूरी 13 किलोमीटर है। हर आम आदमी का प्लेन में सफर करने का सपना होता है, लेकिन कोई है जो आम आदमी के सपने पर ग्रहण लगा रहा है। कोई है जो आम आदमी के सपनों से खेलता है। कोई है जो आम आदमी की जान का सौदा करता है, क्योंकि एयरपोर्ट पर कई ऐसे नेक्सस काम कर रहे हैं जो खामियों को बाहर नहीं आने देते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने रिपोर्ट देखी और उसके जरिए आपने समझने की कोशिश की कि कोई भी हादसा अपने साथ कई ऐसे रस्सियों को या कई ऐसे सिरों को जोड़कर रखता है जो उस हादसे की असल वजह शायद जांच में निकलकर सामने आ सकती हैं। और वही कुछ हो रहा है इस वक्त अहमदाबाद हादसे के बाद से। क्या एयरपोर्ट के पास तय मानक जैसे स्थितियां नहीं थी? क्या जहाज में किसी तरह की कोई कमी थी? क्या उसका मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो रहा था? मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड कृष्णा मित्रो इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत स्वागत है स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्रो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश और उसके बाद हो रही इन्वेस्टिगेशन, ये कौन से ऐसे सिरों की तरफ ले जाती हैं या कौन सी ऐसी लीड्स देती हैं जो इस डेडली एक्सीडेंट के पीछे जिम्मेदार हो सकती हैं? स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा। पहले तो मेरा नाम कृष्ण मित्रू है, कृष्णा नहीं जी। कृष्ण जी, दूसरा आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि जो इंक्वायरीज होती हैं वो किस तरफ जाती है और क्या क्या बाहर आता है। बेसिकली जो इंक्वायरी होती है, एक तो हादसे का नज़ारा देख के जो फिजिकल हालत है एक्सीडेंट के बाद, कुछ उससे अंदाज़ा लगाया जाता है। और दूसरा जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं हवाई जहाज में या जो कलपुर्जों की जो पोजीशन होती है एक्सीडेंट के बाद, उससे अंदाज़ा सटीक लगाया जा सकता है। जैसे कि मैं कहूँगा कि जो आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है, एक तो वो उसको एनालाइज किया जाता है और दूसरा जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर करता है, फ्लाइट रिकॉर्डर बोलते हैं उसको। अब ये जो दो चीज़ें हैं, ये आपको जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो आपको ये बताता है कि हादसे से कुछ पहले और हादसे के दौरान आपस में कॉकपिट में क्रू की क्या बातचीत हुई। कोई ऐसा सिग्नल कहा गया जो कि ट्रांसमिट नहीं हुआ, इस एटीसी को पता नहीं लगा,
और जो कॉकपिट में पायलट को पायलट या पायलट और अदर क्रू से बातचीत हुई, उससे बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉकपिट में उस टाइम पे क्या हालत थी। मैं यहाँ पे छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि जो सब्रवाल साहब की, पायलट जो थे सब्रवाल साहब की जो रिकॉर्डिंग आई है, शुरू में हमने पहले दिन या दूसरे दिन सुनी थी, वो कहते थे नो पावर। नो पावर का उस वक्त मतलब ये निकाला गया था कि यहाँ तो बिजली की पावर नहीं थी और यहाँ इंजन की पावर नहीं थी। पावर दोनों तरफ से इस्तेमाल किया जाता, वेदर इंजन की पावर या वो क्या कह रहे थे वो क्लियर नहीं था। अब इस चीज को हम कॉकपिट जो 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 आपका इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्डर है, जो फ्लाइट रिकॉर्डर है, उसको कोरिलेट करके वॉइस रिकॉर्डर के साथ मैच करके ये बहुत हद तक सटीक पता लग जाता है कि कॉकपिट में उस वक्त क्या हुआ होगा। हवाई जहाज को अगर कोई एक्सीडेंट से पहले कोई इंजन फेलियर हुआ है या कोई सप्लाई फेल हुई है या कुछ हुआ है, तो उससे एनालिसिस करके बहुत कुछ हम ऑलमोस्ट श्योरिटी से ये कह सकते हैं कि हवाई जहाज के का की एक्सीडेंट का ये वजह रही होगी। अब स्कॉट उसके बाद जी, जो तीसरी चीज आती है इसमें, आई विटनेस। आई विटनेस भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे क्लूज देते हैं, जिससे ये पता लगता है कि अब जैसे इसी जहाज की हम बात करें, इसी एक्सीडेंट की हम बात करें, 171 की फ्लाइट एयर इंडिया 71 की बात करें, तो टेक ऑफ, रोल और क्रैश तक एक वीडियो हमें देखने को मिली। लेकिन उस वीडियो में एक बहुत क्रूशियल पॉइंट था जहां पे कि नोज अप की जाती है, जी नोज अप जी है, और उसके बाद जब जहाज जमीन छोड़ता है। ये दो पोजीशंस बहुत क्लियर नहीं है क्योंकि उसके कैमरा के सामने हट आ गए। इसका क्या इलाज है, क्या हो सकता है, ये तो बाद में बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी वजह इतने ज्यादा डेथ्स होने की ये है कि इमीडिएटली रनवे के बाद जो सेफ्टी फनल थी वहां पे तो कंस्ट्रक्शन हुई है, आप डॉक्टरों का हॉस्टल है। ये आप अभी बता रहे थे कि इस शहर से एयरपोर्ट इतनी दूर है, इस शहर से एयरपोर्ट इतनी दूर है, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, वॉटेवर। लेकिन क्या हमने वो मानक अख्तियार किए थे? नहीं किए थे। दूसरी बात, अगर हम दूसरे देशों की बात करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम रनवे टू द पॉपुलेशन, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये शहर 25 किलोमीटर दूर था रनवे से। उस रनवे के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर दायरे में या 10 किलोमीटर दायरे में अप्रोच फनल में, अप्रोच फनल क्या होती है मैं एक बहुत आसान तरीके से समझा दूं। अगर ये हमारा रनवे है, मैं सफेद चीज लेता हूं और बताने के लिए, अगर ये हमारा रनवे है, रनवे के इस सिरे पे और रनवे के इस सिरे पे, दोनों सिरों पे एक 20 डिग्री का या 15 डिग्री का एक कोण बनता है, और ये जो डिस्टेंस है रनवे एंड से, ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, इस आर्क में, इस फनल में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और ये हमें बताता है कि ये सेफ्टी फनल है। सेफ्टी फनल जो है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान में आप देखें, दिल्ली की बात करें आप, द्वारका भरा पड़ा है जी, वसंत कुंज भरा पड़ा है पॉपुलेशन से। वसंत कुंज पे जहां तक कि मेरी नॉलेज है 2 एयर क्रैश हो चुके हैं। एयरक्राफ्ट हैड अंडरशॉट द रनवे। हादसा लैंडिंग पे भी होता है, हादसा टेक ऑफ पे भी होता है। अब ये दोनों हालत जो है,
ये हमें सोच के चलनी है कि जो पॉपुलेशन सेफ्टी फनल में है उनका हम क्या करें, उनको हम कैसे हटाएं। जैसे अभी पटना एयरपोर्ट की बात हो रही थी, पटना एयरपोर्ट में आप कहते हैं कि सड़क बंद करके, अरे सड़क बनी कैसे वहां पे? डीजीसीए से परमिशन ली गई क्या? नहीं ली गई। कोई इंटरनेशनल, हम जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑपरेट करते हैं, फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, तो इंटरनेशनल अथॉरिटी से भी तो परमिशन ली जाती है। वो परमिशन ली गई? शायद नहीं। हम ज्यादातर डेवलपमेंट में जाते हैं सेफ्टी को भूल के। बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हादसा हुआ और इसके बाद 5 दिन में 82, 83, 83 हादसे और छोटे मोटे हुए, जहां पे के हवाई जहाज नीचे आ गया या जो भी हुआ। आप देखो, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, गर्मी कितनी पड़ रही है। आप अगर धूप में जाते हैं तो आपका क्या हाल होता है। जो हवाई जहाज है वो आफ्टर ऑल इंस्ट्रूमेंट है। आप कहते हैं गाड़ी का टायर प्रेशर जो है आप इतना रखें, ज्यादा रखेंगे तो गर्मी से फटता है। हादसे हुए हैं, बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे हादसे हुए हैं, जब टायर फटा है गर्मी से। इतनी गर्मी में कौन सा इंस्ट्रूमेंट जवाब दे जाता है वो आपको नहीं मालूम। ठीक है सर, ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ग्राफिक्स के जरिए भी कुछ जानकारी दे दूं। आपने बहुत अच्छी तरीके से यहां समझाया कि ये फनल जो होती है, इस फनल का यहां पर होना बहुत जरूरी है। मैं मुंबई एयरपोर्ट की बात करूं तो वहां भी, चलिए देखिए, एयर इंडिया विमान के बारे में हम आपको समझा देते हैं। एयर इंडिया विमान के टिकट के बारे में, अहमदाबाद से लंदन, तारीख 19 जून 2025। एयर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो आपको यहां दिख रहा है, ये 86,996 रुपए है, जिसमें बेस प्राइस 78,230 रुपए करीब बेस प्राइस है, और कैरियर इंपोज सरचार्ज 8,606 है। क्यूट फी यानी वहां की 160 रुपए के करीब क्यूट फी है। ये पूरा एक विमान का टिकट है जो कि एयर इंडिया का अहमदाबाद से लंदन का है। 83 फ्लाइट यहां पर अब तक कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन बैक टू बैक अहमदाबाद लंदन की ये फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं। हम टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, किस मद में कहां क्या क्या पैसा जा रहा है। जो लोग यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उनको बहुत सारी परेशानी होती है। टैक्स, फी और चार्जेस 13,064 रुपए करीब खर्चा यहां पर इसमें लगता है। यूजर डेवलपमेंट फी का डिपार्चर के टाइम 1405 रुपए, एविएशन सिक्योरिटी फी 1219 और जीएसटी 10,440 रुपए। यानी 19 जून की तारीख का अगर टिकट मैं आपको बताऊं तो उसमें कन्वीनियंस फीस 999 रुपए भी इंक्लूडेड है। कुल फेयर करीब जा रहा है 1,01,059 रुपए, यानी अहमदाबाद से लंदन तक का उस फ्लाइट का, जिसमें बैठे हुए 241 यात्री नहीं रहे, और वो 241 यात्रियों ने कुछ इसी रेंज में टिकट लिया होगा। तो ये आप यहां पर देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रो इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर कृष्णन मित्रो, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैंने इस बीच में ये यहाँ मैप भी बनाने की कोशिश की है। वो 5 किलोमीटर का फनल, वो मुझे मुंबई में भी नहीं दिखता, क्योंकि मैंने वहां से टेक ऑफ और लैंड दोनों किया है। मुझे दिल्ली में भी नहीं समझ में आता। मैं और भी कहीं जाऊं तो शायद और किसी एयरपोर्ट पर हो, लेकिन नहीं दिखता। लेकिन जब इतने सारे चार्जेस लिए जाते हैं किसी एक पैसेंजर से, तो ये चीजें तो मैंडेटरी हो जानी चाहिए। मैं तो सरकार से मैं ये अपील करूंगा इस केस में पर्टिकुलरली, कि आप देखिए, एक्सीडेंट होता है, जो लोग मारे जाते हैं या जख्मी होते हैं, आप उनको ग्रांट देते हैं 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी देते हैं आप। इस एक्सीडेंट की वजह से जो कैंसिलेशंस होती हैं, उनका आपने टिकट का ब्यौरा अभी बताया, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपया
उनको लॉस होता है। वो उनकी वजह से नहीं हुआ, वो इस वजह से हुआ कि फ्लाइट कैंसिल हो गई। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा जी कि फ्लाइट ऐसे कैंसिल होती है उनको फुल रिफंड मिलना चाहिए, जी उसमें कटौती नहीं, नॉन रिफंडेबल। अब वो नॉन रिफंडेबल वाली बात मेरे हिसाब से गलत है, ये नहीं होनी। बहुत कुछ ऐसा है जो कि पैसेंजर्स के लिए सोचा जाना जरूरी है। और कोई भी हादसा, स्क्वाड्रन लीडर कस्टम मित्रों, कई सारे जवाब अपने साथ रखता है और कई सारे बेटर करने के मौके भी सामने रखता है। उम्मीद है इसका इन्वेस्टिगेशन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से एग्जैक्ट पिन पॉइंट समस्या को सामने ला देगा। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जैसे सीनियर ऑफिसर्स का जुड़ना और ये एक्सप्लेनेशन